शुरुआत के 11 दिन जरूर तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद जो अधिकार सामान्य कैदियों के थे वही अधिकार मेरे थे। शुरुआत के 11 दिन में जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो भी मेरे पास नहीं थे। अगर वजन बढ़ा, मैं 79 था वेट मेरा, और जब मैं निकला हूं तो 81.7 था। ये तो अच्छा संदेश बीजेपी वाले दे रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को मत छेड़ो, अगर ये जेल में जाएंगे तो ये पूरे हौसले के साथ अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके अच्छा करके निकलेंगे। और मैं स्वस्थ हूँ। क्या चाहते हैं भाजपा वाले? जेल में भेज के सुखा के वहीं पे इंसान को मार के वहीं से ऊपर भेज देना है? मतलब मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर जगह हमने एक ही निर्णय लिया है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा इतने बड़े बदमाश हैं, ये मैं तो कहूँगा इनके बारे में। इनको मतलब इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उसका इस्तीफा लिया। मैं उस दिन आया और पहली बार मैंने देखा सुनीता भाभी की आंखों में आंसू, तो निश्चित रूप से इन आंसुओं का बदला मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी से, और इस समय जब उनको अपने पति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो नहीं है। मोदी जी की यातनाओं के कारण सत्येंद्र जैन का परिवार दुखी है, तकलीफ में है। 36 किलो वजन कम हुआ जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का, उनको ऑपरेशन कराना पड़ा जेल से आने के बाद। ये यातनाएं, ये पीड़ा, ये आंसू, इसका हिसाब जनता लेगी। दिल्ली में जीत नहीं सकती बीजेपी जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि सारे पहलवानों को पकड़ के आप जेल में डाल दो और अकेले ही अखाड़े में कूदते रहो, कहोगे भैया हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो ये क्या जीतना हुआ? शुरुआत के 11 दिन जरूर तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद जो अधिकार सामान्य कैदियों के थे वही अधिकार मेरे थे। शुरुआत के 11 दिन में जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो भी मेरे पास नहीं थे। यानी कि मैं जब गिनती खुलती थी 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, उस वक्त भी मैं बाहर कहीं घूम नहीं सकता था, जबकि बाकी लोग घूम सकते थे। और 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जब गिनती खुलती थी तब भी उस वक्त नहीं निकलने देते थे। और धीरे धीरे फिर जैसे और बाकी चीज़ें थी, बैडमिंटन कोर्ट पे जाने नहीं देते थे, तो वो सब चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हुई। जी, इसमें लगातार जैसे सीएम की हेल्थ की खबरें आती हैं कि उनका वजन कम हो गया। बीते दिनों एक डेटा सार्वजनिक हुआ कि आपका वजन 5 किलो बढ़ गया। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब अगर, हालांकि 5 किलो वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर वजन बढ़ा, मैं 79 था वेट मेरा, और जब मैं निकला हूं तो 81.7 था। ये सही फिगर है, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने 6 किलो का चला दिया, मुझे नहीं मालूम। और तो मुझे लगता है कि इसमें तो ये तो अच्छा संदेश बीजेपी वाले दे रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को मत छेड़ो, अगर ये जेल में जाएंगे तो ये पूरे हौसले के साथ अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके अच्छा करके निकलेंगे। और मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि उस 6 महीने में मैंने अपने स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, पढ़ाई लिखाई के साथ कोई समझौता नहीं किया, वॉक के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो जो पूरी दिनचर्या थी उसका पालन किया और मजबूत। तो क्या चाहते हैं भाजपा वाले? जेल में भेज के सुखा के वहीं पे इंसान को मार के वहीं से ऊपर भेज देना है? मतलब मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपने और डेटा जारी करना जेल से किसी भी कैदी का ये एक अपराध है, और मैं अपने वकील के माध्यम से नोटिस भी भिजवा रहा हूँ। हाँ, जेल प्रशासन को मैं इसकी नोटिस भिजवा रहा हूँ कि किस अधिकार के तहत उन्होंने ऐसा किया, और उनसे पूछते हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ कि वही किताब थी जो मैं पढ़ नहीं पाया। उसकी वजह, उसमें कई तानाशाहों के बारे में दिया हुआ था, हिटलर के बारे में दिया हुआ था, मुसोलिनी के बारे में दिया हुआ था, और कई तानाशाहों का जिक्र था, ईदी अमीन के बारे में दिया हुआ था। लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि दूसरी किताबें पढ़ने में एक अंत में एक किताब वोल्गा से गंगा तक की किताब था, वो मैं पढ़ रहा था जिस दौरान जेल से बाहर आ गया। और था ये कि फिर अगली किताब उसको पढ़ूंगा, लेकिन वो अभी अधूरी है, उसको बाहर आके पूरा करेंगे। बाकी किताबें मैंने पढ़ी। एक काला पानी का दस्तावेज बहुत अच्छी किताब है, वो भी मैंने पढ़ा। और आज़ादी के आंदोलन के जो शहीद हुए क्रांतिकारी हमारे, उनके ऊपर भी एक किताब थी, वो भी मैंने पढ़ा। और बहुत सारी, एक शख्स थे, उनको मैं जानता भी नहीं, वो आए भी थे मिलने,
पार्टी ऑफिस में मैं जब छूट के आया तो उन्होंने पहली किताब 2-3 किताबें उन्होंने ही भेजी थी और एक अच्छा सा पत्र मेरे नाम पे लिख के, तो अच्छा उससे भी हौसला बढ़ता था जब लोगों की चिट्ठियाँ आती थी। जी, बीते दिनों हमने मनीष सिसोदिया का एक बड़ा भावुक करने वाला पत्र देखा। उन्होंने लिखा था कि जब जेल की गाड़ी लेके जाती है, खासतौर पे पार्टी कार्यालय के सामने से जब जाते हैं तो बहुत भावुकता महसूस होती है। किसी पार्टी ऑफिस से पार्टी का संचालन करते थे आज इस दशा में, ऐसा कुछ अनुभव आपके साथ रहा हो जेल के निश्चित रूप से वो जो गाड़ी का सफ़र होता है वो काफ़ी मतलब चारों तरफ से जंगले होते हैं और उन्हीं सलाखों के बीच आपको अकेले बैठाल दिया जाता है और आसपास फिर पुलिस वालों का घेरा होता है। तो पहले ज़रूर बुरा तो लगता है और जब आप कोर्ट में आते हैं तो वहाँ पे एक हवालात बनी होती है तो वहाँ उसमें बैठाल दिया जाता है। तो शुरुआत में तो ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। ऐसा महाभ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्टतम पार्टी है बीजेपी और इनका भ्रष्टाचार छिपा हुआ नहीं है, खुला भ्रष्टाचार है। कितना पैसा माफ किया पूंजीपतियों का? 15 लाख करोड़ रुपए। नोटबंदी का घोटाला इनके समय में हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इनके समय में आई, इतना बड़ा घोटाला सामने आया। इन्हीं के समय में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में 5,35,000 करोड़ रुपए में से इन्होंने करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा सेटलमेंट के जरिए माफ कर दिया पूंजीपतियों का। इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया। और अभी जो ये रिपोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड की आई है तो सबसे हैरान करने वाली है। इसमें तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे पूछताछ करना चाहिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सीधे सीधे दिख रहा है बीजेपी को चंदा दिया गया हजारों करोड़ रुपए और 3.8 लाख करोड़ रुपए का ठेका भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों की सरकारों ने और केंद्र सरकार ने उन कंपनियों को दिया। साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आदमी किंगपिन कहा जाता है शराब घोटाले का, शरद रेड्डी, वो अपनी गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए और गिरफ्तारी से पहले 5 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है। तो ये तो सीधा सीधा रिश्वतखोरी है। शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, मनी ट्रेल भी मिल गया, उनसे पूछताछ हुई कोई? लेकिन उनका कहना साउथ लॉबी इसमें क्यों आई, मतलब बाकी अरे साउथ लॉबी आए या नॉर्थ लॉबी आए, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ तमाम कंपनियां गुजरात से आंध्र प्रदेश से ठेका ले रही हैं, आपको नहीं पता है? बड़े बड़े ठेके पूर्वांचल के किसने किए हैं? हमारे उत्तर प्रदेश वालों को मिला है। जहां पे अयोध्या में राम मंदिर बना वहां पे साइकिल स्टैंड के ठेके से लेके और तमाम ठेका कहां कहां के लोगों को मिला है। बनारस में ठेका कहां कहां के लोगों को मिला है? उत्तर प्रदेश वालों को, हमारे यूपी के लोगों को मिला है। बिहार में ठेका कहां कहां के लोगों को मिला है? इसका आकलन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा और भाजपा वालों से पूछिए। अगर यह बात है तो यूपी के अंदर बाहर के किसी भी राज्य के व्यक्ति को ठेका मिला है कि नहीं मिला है, पूछिए आप। मैं आपको बता सकता हूं, साउथ के तमाम लोगों को यूपी के अंदर ठेका मिला है और केंद्र सरकार ने ठेका दिया है, राज्य सरकार ने नहीं, योगी जी की सरकार ने नहीं दिया, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने ठेका दिया यूपी के अंदर हमारे। क्यों ठेका दिया? फिर क्यों ठेका दिया आपने? अपने गुजरात के मित्रों को ठेका दिया, काहे के लिए दिया भाई? आप काशी कॉरिडोर में वहां ठेका दे रहे हैं, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, वहां पे कहीं साउथ के, कहीं गुजरात के, कहीं महाराष्ट्र के तमाम कंपनियां आई हैं। ये कौन सा क्राइटेरिया है? मतलब मैं समझ नहीं पाता कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं भाजपाई की, कपड़ा फाड़ने पे उतारू हैं नफरत के मामले में, आम आदमी पार्टी से नफरत में इतने पागल हो गए हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक पॉलिसी आई, उसमें उत्तर भारत के लोग आ रहे हैं कि दक्षिण भारत के लोग आ रहे हैं कि पंजाब के लोग आ रहे हैं, ये सरकार देखेगी? ये देखना सरकार का काम है। टेंडरिंग प्रोसेस में जो लोग आए उनको मिला ठेका। ये भाजपा इतने बड़े बदमाश हैं, ये मैं तो कहूंगा इनके बारे में। इनको मतलब इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उसका इस्तीफा लिया। हमारे कारगिल के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया मणिपुर में। दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, हजारों लोगों की वहां पे कत्लेआम हो रही है, घर जला दिए जा रहे हैं। हुआ उसका इस्तीफा। उसको माला पहना के गले पे कंधे पे बिठा के टहलाते हैं भाजपाई। इनका गृह राज्य मंत्री है देश का अजय मिश्रा टेनी, उसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा।
हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। और हम जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे काम कर रहे हैं, बस की फ्री यात्रा पे काम कर रहे हैं, वो केजरीवाल इस्तीफा दे दें, अपनी सरकार खत्म कर दें। इसलिए कि भाजपाई जो भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, वो कह रहे हैं इसलिए हम इस्तीफा दे दें। सीएम के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनका संदेश साझा करती रहती हैं, दिखती रही हैं। इंडिया ब्लॉक की रैली में दिखी, जो आप लोग की रैली हुई थी रामलीला मैदान में, क्या उन्हें आम आदमी पार्टी चेहरा बना सकती है? देखिए, पार्टी का आधिकारिक बयान है, दिल्ली के जनता के बीच में हमारा सर्वे है और दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी के द्वारा प्राप्त किया गया बहुमत है। हर जगह हमने एक ही निर्णय लिया है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। देखिए, ये आम आदमी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम लोग जेल में थे, सारे नेता जेल में थे, उसके बावजूद 1 लाख से ज़्यादा, लाखों की संख्या, मतलब मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख लोगों की रैली हुई यहीं पे दिल्ली के रामलीला में। तो कैसे हुई? अगर बीजेपी ये सोचती है कि हम लोगों को अंदर करके हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा देंगे, हमको रोक देंगे, हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर देंगे, तो वो होने वाला नहीं है, वो और मजबूत होगा। हाँ, निश्चित रूप से निराशा होती है, तकलीफ होती है। जिस तरह से मैं उस दिन आया और पहली बार मैंने देखा सुनीता भाभी की आंखों में आंसू, तो निश्चित रूप से इन आंसुओं का बदला मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी से, और इस समय जब उनको अपने पति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो नहीं है। मोदी जी की यातनाओं के कारण सत्येंद्र जैन का परिवार दुखी है, तकलीफ में है। 36 किलो वजन कम हुआ जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का, उनको ऑपरेशन कराना पड़ा जेल से आने के बाद। ये यातनाएं, ये पीड़ा, ये आंसू, इसका हिसाब जनता लेगी। लोकसभा चुनाव में आप क्या कैंपेन के लिए जाएंगे? क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया दिल्ली से जाने पर आपको अनुमति लेनी होगी, तो क्या उस अनुमति को लेते हुए अलग अलग राज्यों में प्रचार? अनुमति नहीं लेनी होगी, आपने शायद सूचित करना होगा, तो सूचित करके देश भर में कहीं भी जाएंगे। आप कैंपेन करेंगे देश भर में? तो बिल्कुल, जहां पार्टी भेजेगी जाएंगे। आपके जेल में रहने के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी, खासतौर पे पंजाब में है, जहां पे आपने एक तरह से आम आदमी पार्टी की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां पे एकमात्र लोकसभा के सांसद थे आपके जालंधर के सुशील। हाँ, उसका दुख हुआ मुझे, क्योंकि देखिए एक बात समझिए आप, इतिहास आपको 2 तरह से याद करता है, या तो कायर के रूप में याद करता है या बहादुर के रूप में याद करता है। और ये सिर्फ आपके ऊपर होता है कि आप कैसे चाहते हैं कि आपको याद किया जाए, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। संकट तो आता है इंसान के जीवन में, अब उस संकट का सामना करना है, उसका जवाब देना है, या कायरों की तरह जाकर नतमस्तक हो जाना है किसी के सामने, ये आपको तय करना है। नीतीश कुमार जी ने अपने आप को हंसी का पात्र बना लिया। कभी कहते हैं जीवन भर भाजपा में नहीं जाऊंगा, कभी कहते हैं जीवन भर आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये जो उन्होंने बार बार इस तरह से पलटी मारी, ये एक समाजवादी का चरित्र नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश समाजवादियों की धरती रही है, लड़ने वालों की, क्रांतिकारियों की। उस राज्य के आप कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके, और आप इस तरीके से जाके अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आप बात करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उसी बिहार की धरती से पूरे देश को जगाया, और आप जाकर आज इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हीं के साथ, तानाशाहों के साथ मिल जा रहे हैं अपने छोटे बहुत सत्ता के फायदे के चक्कर में। लेकिन इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की एकजुटता इसमें जरूरी है। ममता बनर्जी अब एक तरह से अलग थलग कहीं ना दिख रही है, कांग्रेस के साथ उनकी। ममता बनर्जी भाजपा से लड़ रही हैं, ये बात को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। मान लीजिए ठीक है, हमसे कोई असहमति थी नीतीश कुमार जी की, वो चलाते सरकार, वो बीजेपी का तो मुकाबला करते जिसके खिलाफ वो बोल रहे थे हम लोगों के साथ आके। आपने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया उनके सामने, नतमस्तक हो गए। ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, जनता का भरोसा टूटता है। और मैं बिहार की बहादुर जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सबक सिखाइए ऐसे लोगों को जो आपके साथ इस तरह का छल करते हैं। आप बताइए, वही नीतीश कुमार के भाषण पे सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही थी,
विधानसभा को चलने नहीं दे रही थी। महिलाएं कह रही थी कि ये तो बहुत ही घृणित व्यक्ति हैं, इनके साथ तो मतलब बिल्कुल बैठना ही हराम है। और आज पूरी की पूरी भाजपा जो है वो एक दूसरे का गुणगान गाने में लगे हुए हैं। जी, आजकल आप एक बात कहते हैं, आपने जब पार्टी कार्यालय में सबसे पहले अपना भाषण दिया उसमें भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक मुकदमा पश्चिम बंगाल में दर्ज हो सकता है, झारखंड में हो सकता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं बदले की बात है कि अगर आप कहाँ बदले की बात है, कहाँ की बदले की बात है? एकदम नहीं है। मैंने कहा कि कानून में, कानून क्या कहता है? आप जब आप क्या कहते हैं? कानून में मुख्यमंत्री को कोई छूट नहीं है। अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यही तो कहती है बीजेपी। तो कानून में मैंने कहा प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है। तो कल को अगर ये सिलसिला शुरू हो गया और 4-5 फर्जी मुकदमे अलग अलग विपक्षी राज्यों में लिख दिए गए, तो क्या प्रधानमंत्री जी जांच में सहयोग करने के नाम पर उन राज्यों के थानों में पूछताछ के लिए जाएंगे? मैंने ये बात कहा। मैंने ये नहीं कहा कि कोई विपक्षी सरकार उनके प्रति दुर्भावना की कार्रवाई करने जा रही है। मैंने एक उदाहरण दिया कि क्या प्रधानमंत्री जांच में सहयोग के नाम पर अलग अलग राज्यों के थाने में पूछताछ के लिए जाएंगे क्या? क्योंकि कानून में तो उनको भी छूट नहीं है, अमित शाह जी को भी छूट नहीं है। ये मैंने पूछा। और देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ शामिल कर ले रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ 8-10 बयान में से 8 बयान जो उनके पक्ष में थे उसको छिपा के 2 बयान झूठे दर्ज करा के जमानत दे के राघव रेड्डी को, उसके पिता मंगुंटा रेड्डी को आप बयान लेते हैं। शरद रेड्डी 12 बयान में से 10 बयान केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं देता, उसको नहीं मानते आप, उसको छिपा लेते हैं। 2 बयान उनके खिलाफ देता है, उसको आप सही मानते हैं। इन आधारों पे आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे, कितनी गहरी साजिश है आम आदमी पार्टी के पीछे, कितनी गहरी साजिश है इस सरकार को खत्म करने की। क्योंकि दिल्ली में जीत नहीं सकती बीजेपी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो आपने आज अपने स्पीच में भी बातें कही, 400 का टारगेट लेके चल रही है एनडीए, पूरी बीजेपी और एनडीए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की आप लोग की रणनीति है, क्या आप लोग उससे पार पा पाएंगे? किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए उनकी जो ये जो भाई 400 पार की जगह वो 600 पार भी कह सकते हैं, तो भाजपा है, कुछ भी कह सकती है। वो तो कह सकती है कि हम अखंड भारत से 600 सीट लेके आएंगे। कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, अखंड भारत से आएगी सीटें। तो भाजपा है, कुछ भी कह सकती है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया आज कि जब भी इन्होंने आर पार किया, जो नारे थे और जो वास्तविकता थी बिल्कुल भिन्न थी। मैंने ये बताने का काम किया। 13 बार, अभी 13 के अभी तो और डाटा सामने आ रहा है, 13 बार ऐसा हुआ 2014 के बाद से अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने नारा दिया, कहीं 200 पार, कहीं 150 पार, कहीं 75 पार, कहीं 80 पार, और वास्तविकता में सीटें नहीं आई, आधे से भी कम आई। कई जगह तो बिल्कुल फ्लॉप रहे। मैंने वो कहा कि ये 400 पार का नारा फ्लॉप होगा। 400 पार अगर मोदी जी वास्तव में कर रहे होते, या उनको अगर सिंपल मेजॉरिटी की भी उम्मीद होती, तो कोई भी राजनेता 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालता। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका खाता सीज नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया प्रधानमंत्री जी ने। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि सारे पहलवानों को पकड़ के आप जेल में डाल दो और अकेले ही अखाड़े में कूदते रहो, कहोगे भैया हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो ये क्या जीतना हुआ?